स्वागत है बच्चों, फिर से आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु अमित सर आज लेकर आया हूँ झारखंड बोर्ड का क्लास 12th का फिजिक्स का आंसर एंड सॉल्यूशन फॉर MCQ एंड वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आगे कि कैसे क्या होने वाला था, लेकिन उससे पहले हम आप लोग से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसा आप लोग को पता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आया था, लेकिन वैसे बच्चों के लिए जो E2E क्लासेस से जुड़े हुए थे, दो वीडियो मैंने अपलोड किया था। एक अपलोड किए थे हम शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट के लिए और एक हमारा था लॉन्ग आंसर के लिए। अगर ये दो वीडियो आप लोग करके आए हैं तो आपका 16 क्वेश्चंस में से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का टोटल मिला करके इस 16 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट हमारे गेस्ट से भिड़े थे, जिसमें आपको अटेम्प्ट मात्र और मात्र 11 करना था। तो सोचिए, तो E2E से बने रहिएगा तो बहुत फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री का भी अपलोडेड है, एग्जाम अगर अच्छा जाना चाहता है आपका भी तो केमिस्ट्री को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आंसर की तरफ और सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पे। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमारा प्रश्न जो है वो है, टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exerts the force F on each other. If the charges are doubled, then force। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है। F का फॉर्मूला क्या होता है जी? देखिए फोर्स का अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपन R²। अब यहाँ हम क्या करें, चार्ज को डबल कर रहे हैं, तो चार्ज को डबल अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2Q1 होगा ना जी, K तो है ही, फिर 2Q2 और बाई डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, ये भी डबल किया जा रहा है, तो मतलब 2R का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4, यहाँ भी 2 होगा स्क्वायर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सेम रह जाएगा, यानी कि K इंटू Q1 Q2 अपन R²। यानी कि फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर आप लोग पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो बोला जाता था द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि क्वांटा। क्वांटा किसको हम लोग बोलते थे, ई, यानी कि ई, और ई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको याद रखने वाला चीज था। क्या होता है जी, तो इनफाइनाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। याद रखिएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, हम आप लोग को बोले थे डिपेंड्स में क्या करना था फॉर्मूला, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू A∈0 अपॉन D। तो देखिए थिकनेस कहीं मैटर नहीं कर रहा है, मास कहीं नहीं आ रहा है, डेंसिटी कहीं नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तीनों का तीनों गलत हो गया। एरिया, देखिए एरिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर आप याद होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता था, ठीक है, और हम लोग बीच में लेते थे गैल्वेनोमीटर को और इस तरह से इधर से हम लोग लगा देते थे बैटरी। अब बोला ये जा रहा है कि इसको हम लोग P ले लेते हैं, इसको Q लेते हैं, फिर इसको R लेते हैं, फिर इसको S लेते हैं, या फिर आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब बोला जा रहा है अगर इसको और इसको हम चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो होगा क्या, अगर आप इसको इंटरचेंज भी कीजिएगा तो देखिएगा आपका P/Q इज इक्वल टू R/S का ही रेशियो फिर भी आएगा, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट चेंज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L, रेडियस R and 2R रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी, और हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि उसका जो वो केवल अपने अंदर पर डिपेंड कर रहा है, उसको बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करें, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो रहेगा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, यानी कि 1:1 ही रह जाएगा। बोलिए क्लियर है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग करंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप लोग को याद होगा
अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता था F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R, ये फॉर्मूला होता था। तो और इस फॉर्मूला से हम लोग 1 एम्पियर का डेफिनेशन निकालते थे, और यहाँ देखिए 1 एम्पियर ही तो है, तो यानी सबको हम लोग अगर ये कर देंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है, तो 4 पाई यहाँ से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁷। इसको करके आप लोग देखिएगा या फिर याद भी होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। हमारा गेस्ट क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन आया है, हम आप लोग को बोले भी थे। अगर देखिए बोला गया है कि अब यहाँ पे चूंकि वेक्टर का बात किया जा रहा है, तो वेक्टर देखिए डॉट प्रोडक्ट कभी भी तो वेक्टर देता नहीं, हमको स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, तो यानी कि ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं हो सकता है, तो बच रहा है मेरे पास 2। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग कहीं पढ़े हैं क्लास 12 में, क्या चांस ही नहीं है, एक ही बचा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। इनसाइड बोला गया, ध्यान रखना है। आउटसाइड के लिए सबको पता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, बट इनसाइड में उसका रिवर्स होता था, याद है। अगर हम इस तरह से एक ले ले मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हमको पता है आउटसाइड में जो होता है वो कुछ इस तरह से होता था, बट अगर इनसाइड का बात करेंगे तो ये अगर करेंगे तो इस तरह से ये साउथ टू नॉर्थ हो जाता था, याद है। चलिए अगले क्वेश्चन को मैच करते जाइएगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाई, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा गया है, इंड्यूस्ड करंट, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते होंगे तो वहां पे मैक्सिमम जगह आप लोग यूज कर लेते होंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करने के लिए उससे पहले हमको एक चीज देखना पड़ता है, लेंज लॉ, पता है। लेंज लॉ के बिना हम इसको हम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब तक अगर हम लेंज लॉ अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मेरा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकल ही नहीं सकता है। अगर इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो लेंज लॉ पता होना चाहिए। लेंज लॉ के अलावा अगर जरूरी नहीं कि ये पता ही हो, अगर ये नहीं पता है हमको स्क्रू रूल पता है, स्क्रू रूल से हम कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं, बट इंड्यूस्ड करंट के लिए सबसे पहला जो मैंडेटरी लॉ है वो कौन सा हो जाएगा, लेंज लॉ हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंज लॉ। चलिए नेक्स्ट, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वेबर नहीं है। वेबर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, बट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास होता है B इंटू ए। अब यहां से इसका हमको पता है क्या होता है, वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का B रहने दीजिए, ये हो गया मीटर स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि B किसको बोलते थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला मेरे पास क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर पावर डिसिपेशन पढ़े होंगे तो उससे पहले आप लोग को ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहां पे हम देखते हैं कि L में भी नहीं होता है, C में भी नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता था, R में ही होता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनर्जी का बात किया, एनर्जी जो है होता है किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में, और हीट केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। पढ़े आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज I नॉट दिया हुआ है तो रूट मीन स्क्वायर, तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला IRMS, फॉर्मूला क्या होता था, I नॉट अपॉन रूट 2। देखिए तो ऑप्शन में है, एकदम बिल्कुल है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि यूज्ड फॉर फोटोग्राफी, फोटोग्राफर इन फॉग, यानी कि फॉग जब रहेगा, यानी कि धुंध रहेगा, कुहासा रहेगा, उस समय अगर हमको फोटोग्राफी जानना है, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में ना जी कि कल बहुत धुंध होने वाला है, तो कैसे पता चलता है, तो IR फोटोग्राफी से पता चलता है, यानी कि इंफ्रारेड फोटोग्राफी से। जितना भी वेदर फोरकास्टिंग होता है कि ठंड आने वाला है, गर्मी आने वाला है, सारा का सारा इसी के थ्रू हम लोग को पता चलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि इक्वली डिवाइडेड अमंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मेरे पास, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये तो बच्चा जानता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 से पढ़ते हैं ये बच्चे, क्लास 8 फिर 10th फिर 12th। तो क्या आंसर होगा, कनकेव मिरर, या हिंदी में आप लोग इसको पढ़े होंगे तो अवतल दर्पण पढ़े होंगे। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए एक था कॉची लॉ या फिर कॉची रूल बोलते थे उसको, उसके हिसाब से हम देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता था। तो इनवर्सली का मतलब अगर वेवलेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट्स या फिर वेव फ्रंट कुछ भी आता तो हमको पता है एक ही साइंटिस्ट का नाम आता, हाइजेंस साहब का, यानी कि हाइजेंस प्रिंसिपल, यानी कि आंसर इसका हाइजेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस मोनोक्रोमैटिक सोर्स द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज तो आपको बहुत वहां पे कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहां पर चूंकि भूला गया है तो हमको पता है कि YDAC में जो हम लोग यूज करते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं, और कोहेरेंट का कंडीशन के हिसाब से मोनोक्रोमैटिक सोर्स ही होना चाहिए। अब एक ही आंसर बच रहा है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन। अगर वो नहीं होता तो हम लोग सोचते हैं हाइपरबोला होगा कि सर्कुलर होगा, बट इस केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि सबको याद होगा, इज इक्वल्स टू H0। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली एसोसिएटेड, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा उसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। द फोर्स विच कॉजेज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको याद है, उसमें क्या होता था, अब इधर से हम लोग क्या करते थे, अल्फा पार्टिकल्स को करते थे। अल्फा पार्टिकल जैसे ऐसे जाता देखते थे हम लोग, ये इस तरह से रिपेल कर जाता था। तो रिपेल करने का मतलब यहाँ तो प्लस चार्ज हमको दिख रहा है ये न्यूक्लियस में, अब अल्फा जो होता है वो भी क्या होता था, प्लस, और प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन फोर्स किसका होता है, कूलॉम फोर्स, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कूलॉम फोर्स का, यानी कि बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, इफ ए रेडियो एक्टिव एटम एमिट्स बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास पूछा गया है, एटॉमिक नंबर नहीं पूछा गया है। एटॉमिक मास पर इसका कोई असर नहीं होता, बट एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, तो ध्यान रखिएगा एटॉमिक मास को पूछा गया है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं, मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड्स ऑफ इंप्योरिटीज फाउंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर आप याद किए होंगे तो आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, इसका ट्रिक्स भी था या फिर नॉर्मल चीज तो है ही। पी टाइप में होता है ट्राइवैलेंट और एन टाइप में होता है पेंटावैलेंट। तो ट्राइवैलेंट का मतलब वैलेंसी ऑफ 3। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ फोरबिडन बैंड इज मैक्सिमम फॉर। फोरबिडन बैंड याद है आपको, फोरबिडन बैंड 3 होता था मेरे पास, ठीक है। एक को हम लोग बोलते थे वैलेंस बैंड, और फिर होता था मेरे पास फोरबिडन, और फिर होता था कंडक्शन बैंड। अब हम लोग यहां से बात करते थे कैसे कैसे जंप करता है, तो हम लोग बोलते थे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। उस केस में आपको याद होगा अगर गैप ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, और जंप नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा कुछ, यानी कि नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। तो ऑप्शन में देखिए क्या है आपका पास, नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरा एमसीक्यू तो खत्म, 25 का 25 कितना आया 25 में से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप, ये भी बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन आया था, और ये भी हमारा गेस में से ही आया था। बोल तो रहे हैं केवल 2 वीडियो अगर आप लोग देख के गए होते तो एमसीक्यू हो ये वो सारा का सारा आराम से बिड़ता, आराम से, इसलिए ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री पे आ रहा है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया है, 2 चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर इसी को अगर इसके जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जगह पर अगर कोई कूलॉम फोर्स भी लिख दिए हैं तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, दोनों का दोनों आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से हम लोग निकालते हैं, कूलॉम्स लॉ से, दैट इज कूलॉम फोर्स। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देख के तुरंत स्ट्राइक करेगा सर ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस हमको पता है क्या होता है, फराड, बट ये नहीं करना था, करना था आपको डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि आपको फराड को डिफाइन करना था कि वो कहां से आएगा। तो Q इज इक्वल्स टू CV में आपको इसको 1 करना था, इसको 1 करना था, और फिर वहां से आपको डिफाइन करना था कि कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, 1 फराड क्या होता है। जैसे आप लोग 1 कूलॉम को किए हो, 1 एम्पियर को किए, सिमिलरली ठीक है। तो एक लाइन होता है और फिर 2-3 लाइन में एक्सप्रेशन होता है, वही होता है आपका। नेक्स्ट, राइट द रिलेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q। अब देखिए फोर्स पूछा जा रहा है, तो फोर्स के लिए हमको बहुत सारा फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला हमको बहुत सारा पता है, बट फोर्स के लिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, Q आना चाहिए और V आना चाहिए। ये 3 के लिए एक ही हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है जी, तो Q बाहर कर देंगे तो हो जाएगा V और क्रॉस B, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स, याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 पर।
29 में देखिए लिखा हुआ है I इज इक्वल्स टू 5 sin 314t। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता है, आई का फॉर्मूला क्या पता है जी, आई आरएमएस के लिए आई नॉट अपन √2, ठीक है। अब हमको आई नॉट पता होना चाहिए, आई नॉट के लिए क्या आई नॉट यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, तो हमको तो फॉर्मूला पता है ना कि आई जो होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए आई तो है, ठीक है, आई नॉट की जगह क्या आ रहा है 5, यानी कि हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल्स टू 5। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 5/√2। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आरएमएस का वैल्यू का जो भी जनरली आंसर आता है बुक्स में भी देखिएगा रूट के टर्म में ही रहता है, बट फिर भी अगर आप उसको कैलकुलेट करके अगर डेसिमल में कर देंगे तो भी सही है, ठीक है, कोई परेशान होने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। बच्चा इसका आंसर याद किया होगा, एक्सरे। एक्सरे का हम लोग जनरली 2 यूज ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको याद रहता है। एक यूज जो सबको पता है कि हड्डी टूटने पर यानी कि बोन फ्रैक्चर्स का डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग करते थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट सोर्स इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी बच्चे 2 तरह का आंसर लिखते होंगे। एक कोई बच्चा लिखा होगा, हो सकता है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स, और हो सकता है कि कुछ बच्चा ये नहीं लिख करके, हो सकता है ये आंसर लिखे होंगे कि कोहेरेंट सोर्स की जगह मोनोक्रोमैटिक सोर्स। तो दोनों का दोनों आंसर सही होगा। क्यों सही होगा सर? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स का कंडीशन ही यही होता है कि द लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। तो यानी कि दोनों में से कुछ भी लिखे हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। राइट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बस इक्वेशन लिखने बोला गया था, आपको पहले ही बोले थे इक्वेशन जब भी पूछा जाएगा तो इक्वेशन तो लिखना ही है आपको, लेकिन इक्वेशन के साथ में आपको और क्या करना था, इक्वेशन के साथ आपको कि ये सारा टर्म के बारे में बताना था कि ई क्या है, एच क्या है, न्यू क्या है और फाई क्या है। नीचे लिख देते अगर तो आपको पूरा नंबर मिला होगा, अगर नहीं लिखिएगा तो पूरा नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब बाकी वो डिपेंड करता है आपकी कॉपी के फेयरनेस पर। कॉपी चेक करते करते बहुत सुंदर रहा तो हो सकता है मार्क्स मिल भी जाए। चलिए देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट के बारे में आपको पता है क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड नेचुरल वैल्यू ऑफ मास ऑफ एनी न्यूक्लियस। तो उसको करना था, लेकिन साथ में जब भी मास डिफेक्ट पूछा जाएगा तो जब डेल्टा एम आप करिएगा तो डेल्टा एम का पूरा फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। बिना उसका फॉर्मूला लिखे आपको पूरा नंबर 1 नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है मेरे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर पढ़े होंगे एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप होता है, पी टाइप एन टाइप, बट यहाँ पर पूछा गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप पढ़े होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब उसका अपना अंदर का प्रॉपर्टी होना चाहिए सेमीकंडक्टर, उसको बनाना नहीं है। तो वो कौन सा होता था, सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट। इसका 2 ही एग्जाम्पल हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जनरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बस वही लिखना था, एग्जाम्पल लिखना था, पूरा नंबर आपके पास आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। अब बाकी आप लोग को जैसा बोल दिया गया कि E2E क्लासेस से जो बच्चे जुड़े होंगे उनका फिजिक्स बहुत अच्छा गया होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा अगर आप चाहते हैं तो देखिए एंड स्क्रीन पे दोनों तरफ वीडियो आ रहा होगा, इस दोनों में वीडियो को आप देखिए बढ़िया से, ठीक है, ताकि आपका केमिस्ट्री भी एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग किसी इसी तरह से अच्छे से एक वीडियो में। धन्यवाद।